हेलो किड्स, हाजिर हूं मैं फिर से आपके सामने एक नई कविता लेकर। यह कविता वर्ग 6 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक डेजी की यूनिट 1B द स्काई लार्क है। इस कविता को लिखा है क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी ने। ये कवित्री है इस कविता की। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस कविता को लिखने वाले कवित्री के जीवन के बारे में। About the poet, कवित्री के बारे में। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी was born on 5 December 1830 at London. क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी का जन्म 5 दिसंबर सन 1830 को लंदन में हुआ था। She was an English poetess who started writing at the young age of 12. वे अंग्रेजी भाषा की कवयित्री थी जिन्होंने अपने लेखन के करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में, है ना, 12 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने कर दी थी। शी हैज रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स ऑन नेचर एंड लाइफ। उन्होंने प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति और जीवन के ऊपर बहुत सारी खूबसूरत कविताओं की रचना की थी। शी डाइड एट द एज ऑफ 64 on 29 दिसंबर 1894 एट लंदन। इनकी मृत्यु 64 वर्ष की अवस्था में 29 दिसंबर 1894 को लंदन में ही हो गई थी। ठीक है, तो ये था बच्चों कवि या कवित्री परिचय। अब हम लोग इस कविता को शुरू करेंगे, द स्काई लार्क जिसका शीर्षक है। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी जो कि इस कविता से ही जुड़ी हुई हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं बच्चों। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, आप इस कविता को पढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर हम एक दूसरे से पूछते हैं, है ना, और उसके जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। हैव यू बीन टू ए कॉर्नफील्ड? कॉर्नफील्ड यानी मक्के का खेत। क्या आप कभी मक्के के खेत में गए हैं? क्या आपको कभी ये मौका मिला है कि आप कोई मक्के के खेत में घूमने गए हैं? इन विच सीजन डू वी ग्रो कॉर्न इन इंडिया? भारत में हम लोग किस मौसम में मक्के की खेती करते हैं या मक्के को उपजाते हैं? ग्रो का मतलब होता है उपजाना। द पोएम गिव्स ए पिक्चर ऑफ द कंट्री साइड। यह कविता एक ग्रामीण दृश्य को, ग्रामीण परिवेश के दृश्य को बताती है, उसके नजारा को यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। द पोएटिस इज इन ए कॉर्नफील्ड एंड हियर्स ए स्काईलार्क सिंगिंग अबव। यहाँ पर जो कवित्री है वो मक्के के खेत में टहल रही है, घूम रही है, और वो वहां पर एक चकवा, स्काईलार्क का मतलब होता है बच्चों जिसको हम लोग हिंदी में चकवा पक्षी कहते हैं ना। ये चकवा पक्षी का गीत वो सुनती है। वहां पर चकवा पक्षी ची 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 करके चहचहा रही है। वो कवयित्री को लग रहा है कि एक तरह से वो गीत गा रही है ना। तो उसके गीत को वो सुनती है और वो उस मक्के के खेत में टहलते हुए उसका गीत सुनते जा रही है। शी स्टॉप्स फॉर ए वाइल टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द सीन। वो उस नजारे को, उस दृश्य को, उस दृश्य की खूबसूरती का लुत्फ उठाना चाहती है, उसका आनंद उठाना चाहती है वो कवित्री। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए उस मक्के के खेत में रुक जाती है और वो जो प्रकृति की खूबसूरती जो है उसका उपभोग करना चाहती है। रीड द पोएम टू फाइंड हाउ द पोएटिस डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। इस कविता को पढ़ें और जानें कि किस तरह से कवित्री ने डिस्क्राइब्स यानी वर्णन किया है द ब्यूटी ऑफ द नेचर। यहाँ पर प्रकृति की जो खूबसूरती है, प्रकृति का जो मनोरम दृश्य है, उसका उपभोग उन्होंने किस तरह से किया है। वो उस खूबसूरती को इतने अच्छे तरीके से वर्णन कर रही है। यहाँ इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, हमारी कविता की शुरुआत पहले 4 पंक्तियों से होती है। ये पूरी कविता 4 स्टैंजा में, है ना, 4 स्टैंजा में बटी हुई है और प्रत्येक स्टैंजा में 4 पंक्तियां हैं। ठीक है, और 4 पंक्तियों में 2 पंक्तियां जो है राइमिंग भी हो रही है, यानी जैसे राइमिंग का मतलब होता है समान सुनाई देने वाले, है ना। कविता में हम लोग देखते हैं कि कविता का जो अंतिम पद होता है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, उनमें कुछ ना कुछ समानता रहती है, तो इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं राइमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कविता की जो पहला स्टैंजा है जिसकी जो 4 पंक्तियां हैं इसको पढ़ेंगे हम लोग अभी। द स्काई लार्क। द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू, आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न, ए स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू,
ए सिंगिंग स्पैक अबव द कॉर्न। तो यहाँ पर कवित्री कहती है, ये पहले 4 पंक्तियों में कवित्री कहती है, द अर्थ वॉज ग्रीन, पृथ्वी हरी भरी थी, पृथ्वी में चारों ओर हरियाली थी। द स्काई वॉज ब्लू, और आसमान नीला था। बच्चों आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मक्के का खेत है ना, मक्के का खेत हरा भरा है, तो पृथ्वी यहाँ पर हरी भरी है और ये आसमान यहाँ पर नीला है। आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न, मैंने देखा, कवित्री कहती है मैंने देखा और सुना, वन सनी मॉर्न, एक दिन धूप वाली, जो सुबह है, मॉर्न यानी मॉर्निंग, और सनी का मतलब होता है धूप वाली, एक दिन धूप वाली सुबह में मैंने देखा और सुना, ए स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू, एक स्काईलार्क, एक चकवा पक्षी दो के बीच में लटका है। यहाँ दो का अर्थ है बिटवीन द टू, यहाँ पर दो से तात्पर्य है बच्चों आसमान, है ना, नीला आसमान और हरी भरी धरती। ठीक है, यहाँ दो का अर्थ यही होता है, नीला आसमान और हरी भरी धरती। तो इस नीला आसमान और हरी भरी धरती के मध्य में जो चकवा का पक्षी है वो लटका हुआ है, वो झूला है, माने वो घूम रहा है ना, पक्षी वहां पर उड़ रहा है, उड़ता हुआ दिखा है। ए सिंगिंग स्पैक अबव द कॉर्न, अबव द कॉर्न यानी ये जो मक्के हैं इनको कॉर्न कहा गया है, इन मक्कों के ऊपर में एक छोटा सा धब्बा, स्पेक का मतलब होता है धब्बा, है ना, सिंगिंग स्पेक यानी एक गाता हुआ धब्बा, ऐसा लग रहा है कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि एक धब्बा जो है वो छोटा सा धब्बा जो है वो दूर से काले निशान की तरह वो दिख रहा है, वो मक्के के खेत के ऊपर में मंडरा रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा दिख रहा है दूर से कवित्री को। ठीक है, तो ये था बच्चों जो 4 पंक्ति। अब हम लोग आगे की 4 पंक्ति यानी सेकंड स्टांजा की ओर बढ़ेंगे। आगे की 4 पंक्तियां कुछ इस तरह है बच्चों, ए स्टेज बिलो इन गे एकॉर्ड, व्हाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग, and still the singing skylark soared, and silent sank and soared to sing। तो यहाँ पर आगे की पंक्तियां कुछ इस तरह से, अ स्टेज बिलो, एक मंच नीचे, चकवा का पक्षी थोड़ा सा नीचे उड़ता है, नीचे की ओर आता है, इन गे अकॉर्ड, और मन से वो बहुत गे अकॉर्ड, गे यानी खुश, अकॉर्ड यानी सहमत होना। ठीक है, वो चकवा का जो पक्षी है उसके मन में खुशी है, वो खुशी से उड़ता हुआ, है ना, नीचे आता है, ऊपर जा रहा है, और उसी के साथ व्हाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग, चकवा पक्षी तो अपने रास्ते उड़ा है, चकवा पक्षी अपने रास्ते गीत गाता हुआ उड़ता है ना, खुशी खुशी झूम रहा है। ठीक उसी समय सफेद तितलियां, व्हाइट बटरफ्लाइज यानी सफेद तितलियां, वो भी अपने पंखों को फड़फड़ा कर, ऐसा लगता है कवित्री को जो नजारा वो देख रही हो, जो दृश्य को देख रही है, उनको ऐसा लगा कि जो सफेद तितलियां हैं वो भी अपने पंखों को फड़फड़ा कर, डांस्ड ऑन द विंग, अपने पंखों को फड़फड़ा कर वो भी उड़ रही हैं। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोड, और फिर भी, स्टिल यानी फिर भी, ये जो सिंगिंग, ये जो गाता हुआ चकवा का पक्षी है वो ऊपर की ओर उड़ान भरता है ना, सोर्ड फ्लाई अप यानी ऊपर की ओर उड़ान भरा, एंड साइलेंट सैंक, और कभी खामोशी के साथ वो तेजी से नीचे भी उड़कर आया, एंड सोर्ड टू सिंग, और फिर से वो गाता हुआ ऊपर की ओर उड़ के चला गया। यहाँ पर चकवा पक्षी अपनी उड़ान को भर रहा है, कभी वो गाते हुए ऊपर की ओर उड़ के चला जा रहा है और कभी वो खामोशी से नीचे की ओर आ रहा है। तो ये था बच्चों दूसरा स्टैंजा। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके तीसरे स्टैंजा की ओर। तीसरा स्टैंजा कुछ इस तरह है, द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच अ टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टैंजा है यहाँ ये कह रहा है, द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच अ टेंडर ग्रीन, जो मक्के का खेत है वो चारों ओर फैला हुआ है, दूर दूर तक इसका जो क्षेत्र है वो दूर दूर तक है, दूर दूर तक फैला हुआ है मक्के का खेत, अ टेंडर ग्रीन, और उसमें जो मक्के के खेत में जो पत्ते हैं वो हरे हरे पत्ते हैं, बहुत ही कोमल हरे हरे पत्ते हैं, तो वो दूर दूर तक हरियाली दिख रही है। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, कवित्री वहां टहल रही है मक्के के खेत में, तो कहती है मेरे दाएं और बाएं दोनों साइड में जब मैं टहल रही हूँ, आगे बढ़ती हूँ, तो मेरे दोनों साइड में दूर दूर तक मक्के के हरे हरे खेत फैले हुए हैं, कोमल कोमल पत्ते उनमें उगे हुए हैं और वो खेत फैले हुए हैं।
आई न्यू ही हैड ए नेस्ट अनसीन, मुझे पता है, कवित्री कहती है मैं जानती हूँ, ही हैड ए नेस्ट अनसीन, चकवा पक्षी का यहाँ आसपास में कहीं पर उसका घोंसला है जो इस वक्त मेरे नजरों से अदृश्य है, अनसीन, जिसको कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर मुझे पता है कि इसका घोंसला यहीं कहीं पर है, समवेयर अमॉन्ग द मिलियन स्टॉक, यहाँ पर ये जो स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है डंठल, ये जो मक्के के पौधे जो हैं उनके जो डंठल है, यहाँ मिलियन, मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 लाख, 10 लाख को कहा जाता है 1 मिलियन, तो यहाँ पर जो लाखों लाख है ना मक्के के जो डंठल हैं, हरी भरी पत्तियां हैं, इन हरी भरी पत्तियों, इन डंठलों के बीच में कहीं पर तो इस चकवा पक्षी का घोंसला है जो इस वक्त मेरी नजरों से ओझल है, जिसको कि मैं इस समय देख नहीं पा रही हूँ, पर ये है कहीं पर। अब हम लोग बच्चों इसके चौथे और अंतिम स्टैंजा की ओर पहुंचते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। चौथा और अंतिम स्टैंजा इस तरह से है, चौथा और अंतिम स्टैंजा, एंड एज आई पॉज्ड टू हियर हिज सॉन्ग while swept the sunny moments lead. Perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है एंड, कविता कवित्री जो कह रही है, एंड एज आई पॉज, और जब मैं रुकी, पॉज यानी थोड़े समय के लिए रुक जाना, एंड एज आई पॉज्ड, जब मैं रुकी, टू हियर हिज सॉन्ग, इसका गीत सुनने के लिए, while swept the sunny moments lead, तो ये जो पल है ना सनी मोमेंट्स, ये जो धूप वाले क्षण है, जो पल है, थोड़ा सा जो देर होता है, जो मोमेंट्स का मतलब होता है थोड़ी अवधि, थोड़े समय को हम लोग कहते हैं, जैसे कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स के पल को हम लोग कहेंगे मोमेंट्स, सनी मोमेंट्स लीड, ये जो धूप वाला समय है ये आगे तेजी से बढ़ता जा रहा है, स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी से, ये आगे समय पार होता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। Perhaps his mate sat listening long, शायद इसका जो साथी है, मेट, मेट यानी इस जो चकवा पक्षी का जो साथी है ना, जो मादा साथी है, जो इसके साथ रहती है, जो इसकी जोड़ीदार है ना, फिर हिज मेट सेट लिसनिंग लॉन्ग, कहीं दूर पर बैठे इसका, काफी दूर पर मतलब और काफी समय से बैठे इसका गीत सुन रही है, एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, उतनी देर तक इसका साथी इसका संगीत को सुन रही है जितनी देर तक मैं इसके गीत को सुन रही हूँ। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हमारी ये जो 4 स्टैंजा की कविता है, जिसमें लगभग 16 पंक्तियां हैं, लगभग 16 पंक्तियों को 4 स्टैंजा में बांटा गया है, तो यहाँ पर खत्म होती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो कविता है यहाँ राइम है, आप प्रत्येक स्टैंजा में देखेंगे दूसरा और जो चौथा लाइन है वह राइम है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो अंतिम स्टैंजा है यहाँ पर है स्लिड और यहाँ पर डिड, तो एक तरह से ये इसको हम लोग राइम कहेंगे क्योंकि ये दोनों एक जैसे सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर ये कविता खत्म होती है बच्चों। अब इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ इस तरह से हैं, स्काईलार्क जिसका मतलब होता है अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड फाउंड इन यूरोप, एशिया एंड इन द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एक छोटा सा गाने वाली चिड़िया जो कि यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ों पर पाई जाती है। दूसरा शब्द है बच्चों गे, गे का अर्थ है हैप्पी यानी खुश। तीसरा है स्पेक, स्पेक का मतलब होता है एक टाइनी स्पॉट यानी एक छोटा सा धब्बा। चौथा शब्द है एकॉर्ड जिसका अर्थ है अग्रीमेंट यानी सहमत। पांचवा शब्द है सोर्ड, सोर्ड का अर्थ है फ्लाई अप यानी ऊपर की ओर उड़ान भरना। छठा शब्द है साइलेंट जिसका अर्थ है नॉट मेकिंग एनी साउंड यानी बगैर किसी शब्द के, बगैर किसी आवाज के, उसको हम लोग कहते हैं साइलेंट। सेंक, सेंक का मतलब बेंट डाउन यानी नीचे की ओर आना। आठवां शब्द है बच्चों टेंडर जिसका अर्थ है सॉफ्ट यानी नर्म। नौवां शब्द है स्टॉक्स जिसका अर्थ है द मेन स्टेम ऑफ द प्लांट और क्रॉप यानी अनाज या पौधे का मुख्य तना। 10वां शब्द स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी फास्ट तेजी से। 11वां शब्द स्लीड, स्लीड यानी मूव्ड अवे आगे की ओर बढ़ जाना या दूर चले जाना। 12वां शब्द है मिलियन, मिलियन यानी 10 लाख यानी 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। 13वां शब्द है बच्चों मोमेंट्स जिसका अर्थ होता है एक छोटे से अवधि का जो समय होता है, एक छोटी सी अवधि, कुछ मिनट कुछ सेकंड के समय को मोमेंट्स कहा जाता है। 14वां शब्द है बच्चों पॉज्ड जिसका अर्थ है टू स्टॉप फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए रुक जाना। 15वां शब्द है मेट, अ पार्टनर ऑफ द बर्ड और एनिमल, यहाँ पर किसी चिड़िया या पशु का जो साथी होता है उसको हम लोग कहते हैं मेट। और इसी के साथ बच्चों इन कठिन शब्दों के साथ हमारी कविता यहीं पर खत्म होती है। हम लोग फिर मिलेंगे अपने
आगे की किसी कहानी और किसी कविता में मैं फिर से आपसे रूबरू होंगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।